हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स तथा कार्यक्रमों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। तो इसकी पहली स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन। इस स्कीम के तहत जिन राज्यों ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट MMR, टीकाकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उन राज्यों के प्रोत्साहन के लिए तथा वहां के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रों तथा स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को सशक्त बनाने के लिए उन राज्यों को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत दो उपयोजनाएं भी आ जाती हैं, जो हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। और यह जो नेशनल हेल्थ मिशन है, यह प्रजनन, मातृ, नवजात, बालक और किशोर अवस्था स्वास्थ्य एवं संचारी तथा गैर संचारी रोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अब इसमें जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके तहत जो पहल की गई हैं उनके अंतर्गत आती हैं आशा कार्यकर्ता, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, निःशुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड नॉलेज सेंटर। तो ये सभी कुछ ऐसी पहलें हैं जो 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर या कस्बों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कवर की जाती हैं। और जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है तो वहां नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, और इसके तहत शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, समुदाय स्थानीय स्वास्थ्य निकायों और NGOs के साथ साझेदारी, जिला स्वास्थ्य कार्ड योजना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से समर्थित योजना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करना, सामुदायिक प्रक्रिया के लिए महिला आरोग्य समिति और आशा या लिंक वर्कर्स को शामिल करना। तो ये सारे कार्य नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के छात्रों के लिए है, जिसमें विद्यालय में ही छात्रों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और किसी भी रोग का शुरुआती दौर में ही गैर संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र भी भेजा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जो हैं पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। और इस योजना की जानकारी छात्रों को सहकर्मी शिक्षक या साथिया प्रोवाइड करते हैं, और इस कार्य के लिए उन्हें साथिया रिसोर्स किट भी प्रोवाइड की जाती है। और इनके अलावा मासिक धर्म स्वच्छता योजना भी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसके तहत 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती हैं। चलिए तो अब इस योजना के बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के तथा शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तथा 18 वर्ष तक के वे बच्चे जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र या छात्राएं हैं, तो उन्हें 4D मतलब डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंट डिलेज, तो बच्चों में इन 4 फैक्टर्स को शुरुआती समय में ही पहचानना है और इनके उपचार के लिए निःशुल्क उपचार और चिकित्सकीय सहायता भी प्रोवाइड करनी है। तो ये था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके बाद बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। तो इस योजना को गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने और शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए लाया गया है। इस योजना के तहत यदि कोई भी BPL परिवार की गर्भवती महिला सरकारी या निजी हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसे 500 रुपीज़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य
संस्थागत प्रसव में होने वाले खर्चों को कम करना तथा महिलाओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में मुफ्त दवाएं, खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्ताधान, सामान्य प्रसव के मामले में 3 दिनों तथा सी सेक्शन के मामले में 7 दिनों तक का मुफ्त पोषाहार आदि प्रोवाइड किया जाता है तथा घर से स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए तथा वापसी के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी बातें थी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। अगला टॉपिक है सुरक्षित मातृत्व योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्ण देखभाल दी जाएगी। मतलब प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाएं अपनी जांच करवाएंगी ताकि अत्यधिक जोखिम वाले गर्भधारण को पहचाना जा सके और उसकी जांच की जा सके। और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स भी इस योजना में सरकार की सहायता करेंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सुमन पहल की, जो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव। तो सुमन पहल के तहत गर्भवती महिलाओं के शिशु को जन्म देने के 6 माह बाद तक माताओं को और उस नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। और इसमें कुछ इस तरह के लाभ सम्मिलित होंगे कि प्रसव पूर्व कम से कम 4 चेकअप कराना, प्रथम तिमाही अवधि के दौरान एक बार जांच कराना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कम से कम एक बार जांच कराना, आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण, टिटनेस डिप्थीरिया का टीकाकरण और व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल पैकेज के अन्य घटक और घर पर नवजात शिशु की देखभाल के लिए 6 बार घर पर जाकर जांच करना। तो ये सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु को। और इस पहल के साथ ही वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये थी सुमन पहल। अब बात करते हैं मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ के बारे में। तो यह पहल आरंभिक अवस्था में कुपोषण को रोकने के लिए, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए और इससे संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आशा के माध्यम से चलाया जाता है और विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना और इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार और मान्यता प्रदान करना इस पहल के मुख्य कार्य हैं। अब अगला टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस के निःशुल्क टीके प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये डिजीज़ेस हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, बाल्यावस्था टीबी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया, रोटावायरस तथा 2 अन्य रोग हैं जापानीज एन्सेफ्लाइटिस और न्यूमोफोकल निमोनिया। तो इन 12 रोगों का वैक्सीनेशन निःशुल्क दिया जाता है सभी को। और अब मिशन इंद्रधनुष योजना भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसे 2014 में प्रारंभ किया गया है। तो ये सारी बातें थी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की। अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ई-विन। तो यह है एक भारत में विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जिसमें वैक्सीन स्टोरेज का डिजिटलाइजेशन किया जाता है। और यह है एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन स्टॉक, प्रवाह और भंडारण से रिलेटेड टेम्परेचर का रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। और इसी के माध्यम से मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट के संदर्भ में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब ई-विन के बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल के बारे में। इस पहल का उद्देश्य सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्थ्स या आंतों के परजीवी कीड़ों की व्यापकता को कम करना है ताकि वे मानव स्वास्थ्य के लिए समस्या न बन सकें। इसमें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों में कृमि मुक्ति के लिए अल्बेंडाजोल टैबलेट के माध्यम से उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इस पहल में स्वच्छता, साफ सफाई, शौचालयों के उपयोग, जूते या चप्पल पहनने, हाथ धोने आदि से संबंधित व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं का उपयोग किया जा रहा है। और STH की मैपिंग के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। चलिए तो अब अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
इस योजना की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी है और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखा गया है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को शामिल किया गया है। चलिए तो इसके पहले घटक की बात करते हैं, जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख केंद्रों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को लोगों के घरों के पास पहुंचाना था। इसमें गैर संचारी रोगों, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। और आयुष्मान भारत का अगला घटक आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस घटक के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब और सुवेद्य परिवारों को कवर किया जाता है, जिसमें 50 करोड़ लाभार्थी होते हैं। और इसमें माध्यमिक तथा तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार को कवरेज प्रदान किया जाता है। मतलब एक परिवार के किसी सदस्य को यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसके अस्पताल का 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाती है। तो ये सारी बातें थी आयुष्मान भारत योजना के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और आयुष्मान भारत की योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बीपीएल परिवार के व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वे राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत एलिजिबल होते हैं। इसमें बीपीएल परिवारों के जानलेवा रोगों से ग्रसित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत सीधे रोगियों को सहायता प्रदान नहीं की जाती। मतलब सीधे रोगियों को पैसा नहीं दे दिया जाता, बल्कि जिस अस्पताल में वह अपना इलाज करवा रहा है उस अस्पताल के हेड को इलाज का खर्च प्रोवाइड करा दिया जाता है और लाभार्थी को वित्तीय सहायता सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पर ही प्रोवाइड की जाती है। और यह योजना 4 विंडो के माध्यम से परिचालित की जा रही है और वे हैं रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। तो ये सारी बातें थी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में। चलिए अब हेल्थ सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ पहलों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब अनमोल। यह एक टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डाटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान की जाती है और यह एक आधार एनेबल्ड डेटा होता है। चलिए अगला टॉपिक है किलकारी। इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चे की देखभाल से संबंधित 72 ऑडियो मैसेजेस गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ई रक्त कोष पहल के बारे में। तो ई रक्त कोष एक ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में। तो यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एड्स की रोकथाम के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। इसे 8 राज्यों के 20 जिलों में अब चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें उपचार के अंतर्गत शामिल करना है। और यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के द्वारा निर्देशित तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है और इसका क्रियान्वयन राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों तथा NGOs के माध्यम से किया जा रहा है। अब अगला टॉपिक है मिशन संपर्क। इस मिशन के तहत HIV से ग्रस्त लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें शीघ्र ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है टारगेट 9090 ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यह है UN एड्स की एक रणनीति है जिसमें वर्ष 2020 तक HIV से प्रभावित लोगों में 90% को उनके HIV संक्रमण की जानकारी हो जाएगी और 90% व्यक्तियों को नियमित एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रदान की जाएगी और इन व्यक्तियों में से 90% का 2020 तक वायरल सप्रेशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं अमृत प्रोग्राम के बारे में, जो है अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के भीतर ही एक फार्मेसी खोली जाएगी जिसे अमृत फार्मेसी कहा जाएगा, जिसमें बाजार कीमतों से 60 से 90% कम कीमत पर
CVD, कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की दवाएं उपलब्ध होंगी। और अमृत फार्मेसी के समान ही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने भी PM जन औषधि परियोजना चलाई है, जिसके अंतर्गत ये जो फार्मेसी होगी हॉस्पिटल के बाहर खोली जाएगी, जो सभी जेनरिक दवाओं को सस्ती दर पर प्रदान करेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं निक्षय पोषण योजना के बारे में। तो यह योजना टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन रूपी योजना है। इसमें लाभार्थी को जो 2018 के बाद टीबी के रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत होना पड़ता है और प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नगद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन डायरेक्ट उसके आधार एनेबल्ड बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के बारे में। तो यह योजना छोटे या मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायियों के लिए खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करने, लाइसेंस एवं पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग तथा प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक होती है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, क्योंकि इन खाद्य सुरक्षा मित्रों को FSSAI के द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है ताकि वे संबंधित कार्य कर सकें और अपनी सेवाओं के लिए खाद्य व्यवसायियों से भुगतान भी प्राप्त कर सकें। तो ये था खाद्य सुरक्षा मित्र। अब बात करते हैं दक्षता प्रोग्राम के बारे में। इस कार्यक्रम में आवश्यक आपूर्ति को उपलब्ध कराना, चिकित्सकीय अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, ANMs इन सभी के साथ लेबर रूम के प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है। मतलब इसमें लेबर रूम के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को कौशल प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलोअप और मेंटरिंग सहायता आदि प्रोवाइड की जाती है तथा उनकी जवाबदेही में सुधार करते हैं और वितरण केंद्रों में मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य टूल किट भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये था दक्षता प्रोग्राम और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर होते हैं। और आज का वीडियो भी इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में एक नई मिनिस्ट्री की बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।